यहाँ बिजनेस में थोड़ा सा देखा और पैसा आना शुरू हुआ तो मेरा एकदम मूड घूम गया। और आपने बताया कि पहला आपका जो ऑर्डर मिला 7,000 का मिला था। हाँ, आप बता रहे हो कि आपका टर्नओवर साल का 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया इस टाइम पहुंच गया है। जैसे एमबीए चाय वाला से मैं मोटिवेटेड था, लेकिन चाय का बिजनेस हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहा है। उससे और दो तीन क्या चार पांच पुलिस वाले जो हैं कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यू लफड़ा कहीं ना कहीं चलता रहता है। चाइना से हमारा फ्रेंड सर्कल बना था, एक बार छोटा सा इंपोर्ट हमने किया था और मेरा टर्नओवर भले 3 करोड़ हो लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। चलिए, तो सर जैसे कि आपने बताया कि 3 करोड़ का बिजनेस है आपका, टर्नओवर है, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो अप्रोक्स बता सकते हैं कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको? बहुत बड़ा पूरा अंपायर समझ लो बना रखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हमारे बीच एक गेस्ट आने वाले हैं, तो सर गेस्ट के बारे में बताइए। तो आपको हम एक एंटरप्रेन्योर से मिलाने वाले हैं, बहुत यंग एंटरप्रेन्योर हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं। और इस वीडियो में आपको, और आप पूरा वीडियो ये देखते हैं तो आपको इस बारे में पता चलेगा कि कब आपको सही डिसीजन लेना है, कब बिजनेस स्टार्ट करनी है, कब उसको ग्रो करना है और कैसे उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जरूर इसके लिए मतलब सब चीज़ जान पाओगे आप। तो पूरा वीडियो हमारा देखें और हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलवाते हैं हमारे गेस्ट से। तो दर्शकों, जैसे बताया, मेहमान हमारे साथ बीच आ चुके हैं। इनका नाम विमल त्रिवेदी है। तो विमल जी, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। हमारे सेशन में आने के लिए बहुत बहुत वेलकम सर आपका। तो थोड़ा हमारे दर्शकों के बारे में अपना इंट्रो बताइए। मेरा नाम विमल त्रिवेदी है एंड वी आर परसुइंग इन 2013-14 आई थिंक स्टार्टेड इन 2014 CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड in 2022 I left out it because of time taking। मुझे लगा कि वहाँ पे कि ये CEO हो नहीं पाएगा हमसे, या तो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है या फिर ये हमारे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ और हमारे इसमें कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं। टाइम जो है बहुत एक्सपेंड होता जा रहा है, तो और एज भी निकल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ मैं अपना स्टार्टअप लूँगा और वहीं पे मैंने अपना टर्न आउट किया और उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया कपड़े का काम। और पता नहीं चला, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होती चली गई। घर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट अपने आप में ये सब कुछ हो गया और अभी सही चल रहा है। तो विमल जी, मेरा एक क्वेश्चन है हमारे दर्शकों के बिहाफ पे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ाई में घुसे रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों की घुसे हैं ऐसा लगता है 6 महीने और दूंगा शायद निकल जाए। तो आपने कैसे इस डिसीजन को फुलफिल करा, कैसे अपने घर वालों को मनाया कि मुझे बिजनेस करना है और इस पढ़ाई को वहीं लेफ्ट आउट करना है, वहीं पे छोड़ना है, मुझे लीव करनी है? देखो, मैंने ये सोचा कि घर वालों को नॉलेज तो है नहीं ज़्यादा कि मतलब बच्चा क्या कर रहा है या क्या नहीं करेगा। उनको ये लगता था कि हाँ, ये बड़े वाले लड़के ने CA कर लिया, मेरे भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सिस्टर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनको ये लगा कि ये भी कर लेगा और तभी कुछ सक्सेस हो सकती है, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। बट मैंने ये देखा कि हमारे ही जैसे बहुत सारे लाखों बच्चे लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, और CA इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से लोगों को चला रहा है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, वैसे ये भी बच्चों को इंगेज करके थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं कोर्स फंसा रहा है। और मेरे अंदर भी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, तो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन बच्चों को मैं बीट कर जाऊँ, उनको क्रॉस कर जाऊँ, उनसे आगे निकल जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि इसका कोई और छोड़ने का बेहतर रास्ता हो, कुछ हो। तो जैसे ही एग्जाम के बीच में टाइम आता है आया तो मे के एग्जाम शायद देके मैं थोड़ा सा बिजनेस की तरफ देखने लग गया। घूमते घूमते एक मेरा और भी दोस्त है जो बिजनेस कर रहा है अच्छा खासा, मेटल का है उसका, तो मैं मेटल में गया। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर किया, CMA का एग्जाम दिया, वो पास हो गया। तो उसके बाद जब यहाँ बिजनेस में थोड़ा सा देखा और पैसा आना शुरू हुआ तो मेरा एकदम मूड घूम गया और फिर हमने कहा अब सही टाइम है छोड़ने का। क्योंकि मैं 3 साल की आर्टिकलशिप करता, सब कुछ करता, उससे अच्छा मैंने सोचा 3 साल बिजनेस को दूंगा, तब मेरा सेटअप हो जाएगा। और अभी 2 साल हुए हैं और अभी मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है और बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो टेंशन चलती है बिजनेस में वो चलती रहेगी। तो सर कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसके लिए आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? इन्वेस्टमेंट तो मेरा कुछ था नहीं। हमें एक्चुअली मैं मेटल का काम करने गया और मेटल का फर्स्ट ऑर्डर था जो एक्सपोर्ट के लिए, तो वो एक्सपोर्ट किया था। और उसके बाद वहाँ से जान पहचान हुई, वहाँ एक्सपोर्ट हब में एक लोगों से जान पहचान हुई, वहाँ से हमें क्लाइंट मिला कि हम कपड़े का काम करते हैं, आप कपड़े का करके देखो। तो उन्होंने हमें पैसा दिया पहले शुरुआत में, स्टार्टिंग में कुछ पैसे मेरे भैया ने फंड किए थे
और वो पहला ऑर्डर जो था वो 7,000 रुपये का था केवल 7,000। उसमें कस्टमाइजेशन हमने करवा दी जो उनको करवानी थी। उसके बाद फिर उन्होंने 1 लाख का दिया और फिर चलता रहा। फिर 2-3 क्लाइंट हो गए, फिर हमारा स्मूथली चल गया। तो सर आपको मतलब कि एक्चुअली आपका वर्क क्या है इसमें? हमारा वर्क है टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई जो स्पोर्ट्स के लिए लोग लेते हैं, या फिर स्कूल ड्रेस का हो गया, तो वो हमें ऑर्डर देते हैं कि हमें ये कस्टमाइजेशन करवाना है, यहाँ पे नाम लिखवाना है, पीछे नाम लिखवाना है, पॉकेट पे नाम डलवाना है अपना, ठीक है। कपड़े की क्वालिटी ये लगानी है, या तो बिल्कुल बेसिक क्वालिटी लगानी है, या बहुत बढ़िया क्वालिटी लगानी है, या मीडियम क्वालिटी लगानी है। पूरी स्पेसिफिकेशन हमें देते हैं। मैं उस हिसाब से उसको स्टिचिंग करके प्रिंट सब अपने प्रिंटिंग पूरा सेटअप अंदर लगा हुआ है मेरा, कंप्लीट करके उनको देते हैं। कुछ काम मेरे पास हो जाता है, इन हाउस प्रोडक्शन है, कुछ काम हम बाहर से उनको करवा के देते हैं जितना हो सकता है। तो जैसे आपने बताया कि पहला आपका जो ऑर्डर मिला 7,000 का मिला था। हाँ, आप बता रहे हो कि आपका टर्नओवर साल का 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया इस टाइम पहुंच गया है। है। आप 2 साल में आपने ये पहुंचा दिया है। हाँ, 2 तो साल। कैसे इसको आपने आगे कैरी फॉरवर्ड? कितने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने तो खोल लिया है, सेम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आगे क्लाइंट नहीं मिल पाता है। तो आपने कैसे इस छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर इतना कैसे पहुंच गए वहाँ पे? ऐसा है, पहली चीज कि हमारा मान लो कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। अब हमें ये जो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल भी नहीं पाई। पहले 1 क्लाइंट मिला था और धीरे धीरे हमें 2-3 क्लाइंट मिल गए, और होलसेल में 3-4 क्लाइंट ही होते हैं जिससे काम चलता रहता है। दूसरा, हमारे साथ पार्टनर मिल गए जिनका एक्सपोर्ट का काम है, तो उनसे हमें बहुत सपोर्ट मिल गया। राजकुमार जी, उनका एक्सपोर्ट का काम है, फैक्ट्री सब कुछ सेटअप लगा था कुछ। उसके बाद अभी हमने उनको 2 लाख रुपए दिए हैं, और उन्होंने कहा सब अब यहाँ फैक्ट्री में काम करते रहो, हमारा तुम्हारा पार्टनरशिप में है। तो ऐसा है कि पहली चीज़ तो किसी को अगर बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो अपना पढ़ाई और बिजनेस में एनालाइज कर ले कि पढ़ाई में अभी हमें और कितना टाइम लगेगा, और यही अगर हम बिजनेस करें तो और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब सब बच्चे कहते थे कि बिजनेस में रिस्क बहुत है, होगा नहीं होगा। पढ़ाई में भी वैसा ही रिस्क था, होगा या नहीं होगा सीए में, ठीक है, बराबर रिस्क था। तो हमने कहा इससे अच्छा है, यहाँ देखो पढ़ाई भी हो जाएगी, उसके बाद जॉब करनी भी पड़ेगी, तो इससे अच्छा हम स्टार्टअप में कुछ रिस्क ले लें। होगा तो होगा, नहीं होगा तो यहाँ भी तो नहीं हो सकता है, रिस्क दोनों जगह है। और दूसरी चीज, सिमिलर कोई आप किसी से मोटिवेट होते हो, उसका सिमिलर आपको कंपटीशन नहीं करना चाहिए, सिमिलर बिजनेस नहीं करना चाहिए था। जैसे MBA चाय वाला से मैं मोटिवेटेड था, लेकिन चाय का बिजनेस हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहा है, उससे और 2-4 लोग मोटिवेटेड हैं, ठीक है, वो भी उसी में घुस रहे हैं। उसने हमें आइडिया तो दिया कि बिजनेस करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसी के कंपटीशन में हम उतर जाएं। कुछ अलग अपना सोचो, नया सोचो और उसको स्टार्ट करो। तो ये तो बात सही है, लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि कब निकलना चाहिए, कब जाना चाहिए। लेकिन एक समाज जिसको सोसाइटी बोला जाता है, तो हमारी सोसाइटी क्या मतलब वो फील करती है ना, और कोई सरकारी नौकरी करता है वो बहुत अच्छा है, और आप जॉब अपना स्टार्टअप करा है ना, हो सकता है आपने 10-15 लोगों को रोजगार या 20 लोगों को रोजगार भी दिया होगा। कोई जॉब करे तो रोजगार तो देता नहीं है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना, समझती है जो सरकारी नौकरी करता है ना वो हमेशा ऊपर रहता है, और जो बिजनेसमैन है तो हमेशा छोटा रहते हैं। तो इसको कैसे आप देखते हो? देखो, मैं तो अपने आप को बड़ा समझता हूँ। अभी 2-3 मतलब 2-3 क्या 4-5 पुलिस वाले जो हैं कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यू लफड़ा कहीं ना कहीं चलता रहता है, और वो टच में रहते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी नॉलेज तो सब हो गया कि हाँ, जॉब करने के बाद आदमी को पता चलता है क्या है क्या नहीं है। बट सोसाइटी जो है, हाँ, वो जॉब को ज़्यादा प्रीफर करती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। बिजनेस में सिक्योरिटी उतनी नहीं रहती। बिजनेस में सेटअप हो जाने के बाद आपकी इज्जत बनती है, और जॉब में थोड़ा प्रोसेस हुआ शुरू, मतलब कुछ कॉल लेटर आ गया, कुछ आ गया, आपकी रिस्पेक्ट बनना शुरू हो जाती है। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे आप सोसाइटी को देखते हो, या सोसाइटी से आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हमें फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मैं जो सीए में हमें नॉलेज बहुत मिला, और मैं नॉलेज के लिए ही पढ़ने आया था, सच बताऊं तो। तो सर आपने सीए कितने साल तक तैयारी की? सीए में मैंने बहुत टाइम दिया, 2014 से 14 में मेरा 12th हो गया था, और फिर 15 से हमने स्टार्ट कर दिया था, हमें लग रहा है। और फिर समझ लो 2020 के बाद हम छोड़ने का मतलब मूड बनने लग गया था कि टाइम बहुत लग रहा है, और 21-22, फिर 22 में मैंने जाके छोड़ा। तो उस टाइम तो आपको बहुत सारे ताने मिलते होंगे कि मतलब आपने छोड़ा होगा तो सबको डिसीजन अच्छा नहीं लगा, आपके घर वालों को भी अच्छा नहीं लगा होगा, आपके रिलेटिव को अच्छा नहीं लगता। अब आज उस डेट से अगर आज को कंपेयर करा जाए तो आज क्या मतलब क्या चेंजेस हुआ है सोसाइटी में, आपके मतलब आपके जो भी थिंकर वेल विशर है सोसाइटी में तो कुछ लोग यही सोचते हैं कि इन्होंने विमल ने कुछ कर नहीं पाया,
और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ अभी सही कर रहा है और इनके पास बहुत पैसे हैं, जो क्लोज जानते हैं ट्रांजैक्शन देख देख के उनको लगता है कि इनके पास बहुत पैसे हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि इनके पास अभी कुछ नहीं, ऐसे मतलब पापा के पैसे पे पल रहे हैं। दूसरा, फ्रेंड सर्कल में सब जगह रिस्पेक्ट बनी हुई है, और कुछ और भी फ्रेंड हैं 2-3, उन्होंने भी सीए छोड़ दिया और कहीं ना कहीं जुड़ के काम कर रहे हैं। तो सर बहुतों ने मतलब कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता है, सबका बंद हो जाता है, तो आपके मतलब बिजनेस में क्या ऐसा क्वालिटी है ताकि आपका बिजनेस इतना अच्छा खासा चल गया? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि बिजनेस सिर्फ सरवाइव करना ही 3 साल तक बहुत मुश्किल होता है। राइट। ठीक है, जो जैसे मेरा दोस्त है एक राघव गुप्ता, वो हमें हमेशा यही कहता था, वो भी सीएस एग्जीक्यूटिव छोड़ के बैठा हुआ है, कि बिजनेस को 3 साल तक आप प्रॉफिट की उम्मीद मत रखना। ठीक है। दूसरी चीज, या तो बिजनेस अगर आसान होगा तो उसमें रिवार्ड जो है मतलब रिस्क ज़्यादा होगा अगर आसान होगा, या फिर बिजनेस डिफिकल्ट होगा और उसमें रिस्क थोड़ा कम होगा। तो हमारा जो बिजनेस है वो डिफिकल्ट बहुत है और रिस्क कम है, चलता रहेगा कंटिन्यू, और रिवार्ड भी मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा एकदम रिवार्ड नहीं है। कुछ दोस्त हमारे शेयर मार्केट में चले गए एकदम कि ट्रेडिंग करेंगे, वहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा वो ले रहे हैं, हमें समझ नहीं आता वो सब करना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका मेरे हिसाब से वो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपने प्रॉफिट में ला दिया है प्रॉफिटेबल। तो शुरू में जैसे बताया 3 साल में उसमें क्या होता है, रेंट होता है, फिर आपके एम्प्लॉय का खर्च बहुत सारा बढ़ जाता है, तो इसको कैसे आपने मैनेज किया? शुरुआत में हमने ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था कि मान लो ये काम करना है, इनसे बनवा लिया और दे दिया, अपना कोई मार्जिन नहीं रखा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन रखोगे तो बनेगा नहीं, बहुत मिनिमल मार्जिन रख लिया, या सामने वाले किसी क्लाइंट ने कह दिया कि यार उनसे तो हमें सस्ता मिल रहा है, तो अपने पास से लगा दिया कुछ और दे दिया। मतलब ट्रांजैक्शन को सर्कुलेट करना। ट्रांजैक्शन हमारी 2-4 हो गई, उसके बाद हमने पैसा लगाना शुरू किया, और फिर मेरे भैया ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो विमल जी, जैसे कि बिजनेस तो चलता रहता है, कभी अप्स कभी डाउन लगा रहता है, तो जैसे डाउन्स आता है बहुत बार यार देखा जाता है कि जैसे डाउन्स आता है बहुत लोग वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं बीच रास्ते में। शुरू में तो 2-4 महीने बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, दिखता है कि यहाँ से रेवेन्यू वाला, लेकिन 2-4 महीने बाद छोड़ना स्टार्ट करते हैं बिजनेस। तो आपने इसको कैसे मोटिवेशन के साथ इसको कंटिन्यू रखा? क्योंकि अप्स डाउन तो आपके मतलब बिजनेस में नहीं आया होगा। ऐसा है कि अप्स डाउन आते रहते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन आता है और सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। बट मेरी समझ से जैसे बच्चे पढ़ाई में रात दिन लगाते रहते हैं और पूरा अपना 100% दे डालते हैं, उससे भी ज़्यादा दे डालते हैं, और जब एग्ज़ाम होता है तो पूरा अपना रात दिन जो भी है पूरा एकदम कंसंट्रेट रहते हैं उसी पे, तो उसी हिसाब से जब आपके बिजनेस में डाउन्स चलते हैं तो आप पूरा टाइम देते रहो उसको और सब कुछ देते रहो, 2-4 दिन बाद जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। और दूसरा मेरे साथ ये था कि डाउन्स आए और कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाना, हल्का सा सपोर्ट किसी फ्रेंड से मिल जाना, और सीए के भी कुछ फ्रेंड थे, पैसे से सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल वाली प्रॉब्लम होती है, तो पैसे से भी 2-3 फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। और डाउन्स यही चलते थे। एक चाइना से हमारा फ्रेंड सर्कल बना था, एक बार छोटा सा इंपोर्ट हमने किया था, और जो एक्सपोर्टर थी वो सोफिया मार्केटिंग पर्सन थी वहाँ की, उन्होंने ऐसा मतलब जताया कि इंडिया पुअर है, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है ये सब, तो वहाँ से भी मेरा मतलब माइंड मेकअप हो गया कि प्रोडक्शन इंडिया में करूँगा, और कैसे भी चाहे कहीं से भी शुरुआत करूँगा, अभी प्रोडक्शन की करूँगा मैं, इसलिए मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। तो वो भी मोटिवेशन मेरे अंदर बहुत अंदर अभी भी भरा पड़ा है कि प्रोडक्शन करूँगा। अभी इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ गवर्नमेंट की जो सपोर्ट नहीं करती है, विद कंपेरिजन टू चाइनीज गवर्नमेंट, यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं करती है, और रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं यहाँ के, कभी जीएसटी की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। हमें लगता है ये सब सरकार को थोड़ा, सरकार गवर्नमेंट को भी हमारे सोचना चाहिए कि सपोर्ट करे। मुद्रा लोन ये सब इनके अभी तक मतलब बस किताबों में अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, और उनका मिसयूज हो रहा है, कोई यूज नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और यूथ को एनालाइज करना चाहिए कि जितना हम पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं और जितना ही इसमें पैसा भी लगा रहे हैं और पढ़ाई में टाइम भी दे रहे हैं, अगर नहीं हो रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो रही है तो उनको स्विच करना चाहिए और काम करना चाहिए। और डाउन्स आते हैं तो उन डाउन्स को मैनेज करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए और चलते रहना चाहिए। बस उस डाउन से निकलना कैसे है वो सोचना चाहिए, ये नहीं कि हाँ बिजनेस से कैसे निकलना है, बिजनेस को कंटिन्यू रखो और डाउन से निकलना है। कुछ लोगों की तो कैपेसिटी बिजनेस करना, सबके अंदर की कैपेसिटी है नहीं। मेरे अंदर जो है भागने की, दौड़ने की, मेरा बिल्कुल वेट कम हो गया अभी,
ठीक है, दौड़ भाग करने में मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। और आज की डेट में मेरा टर्नओवर भले 3 करोड़ हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है। चलिए ठीक है, तो हम कंप्रोमाइज नहीं करते और काम को टालते नहीं है कि ये कल कर लेंगे, ये नहीं करता हूँ। कैसे भी करके वो आज ही करना है। और स्किल सीखने की स्किल, क्योंकि ये जब भी कम है तो ये भी मैंने प्लस पॉइंट देखा था। जैसे अब आप कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस तो कभी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बिजनेस भी यूथ एज में ही हो पाएगा और सीखने की आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। कई काम ऐसे हैं फैक्ट्री में जो लेबर जो है परेशान करती है कि नहीं करेंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी उसको सीख लेता हूँ, मैं खुद निकाल देता हूँ उसको। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है मैंने हटा दी हैं। बाकी अभी भैया जो हैं, भैया और फैमिली अभी फुल सपोर्ट हमें करती है। चाहे मैं 2 लाख चाहिए हो, चाहे 4 लाख चाहिए हो, या 10 लाख चाहिए हो, बस कहने की देर होती है कि हाँ भैया थोड़े पैसे चाहिए थे। नहीं तो अब जैसे आपका 3 करोड़ का टर्नओवर हो गया तो अभी पैसे लेते हुए अभी पैसे तो लेने पड़ते हैं बिजनेस। अभी भी चलता रहता है? बाहर का कोई लोन नहीं है मेरे ऊपर। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने बताया कि 3 करोड़ का बिजनेस है आपका, टर्नओवर है, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो अप्रोक्स बता सकते हैं कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको? ग्रॉस मार्जिन बता दो आप थोड़ा बहुत। परसेंटेज में बता दीजिए। देखो ऑन एन एवरेज ये है कि जॉब में भी अगर मैं रहता तो अप्रॉक्स 1,30,000 इतना ही मैं ले पाता, तो उतना मुझे आ रहा है। कभी 80,000 रह जाता है, कभी प्लस हो जाता है। देखो जॉब में भी अगर कोई प्रोफेशनल जॉब है तो कोई ख़राब नहीं है, मैं मानता हूँ। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल के आदित्य जैन है या फिर बढ़िया बढ़िया जो आइकन लोग थे, उनकी अच्छी जॉब है और कमा रहे हैं अच्छा, और बिना टेंशन के जॉब में कमाते हैं, ये प्लस पॉइंट है। बिजनेस में बहुत सारी टेंशन लेनी पड़ती हैं और आपको मार्जिन होते होते एकदम वो माइनस में चला जाता है, तो ये भी ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं कई बार। तो सर आपने सीए की जैसे तैयारियाँ की, तो उसमें आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा होगा? फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया था तो और उसमें- पढ़ने वाले बच्चे और साफ सुथरे बच्चे थे। तो उसमें मतलब बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जो सीए का एग्जाम क्लियर कर लिए होंगे, हाँ तो उनके लाइफ में और आपके लाइफ में क्या चेंजेस नजर आता है? अभी जैसे कि आप बिजनेस करते हैं, वो जॉब करते हैं। हमें अभी तो उनसे ज़्यादा कांटेक्ट रहता नहीं है और 1-2 लोगों से रहता है, तो हमें ये डिफरेंस दिखता है कि मुझे जब छुट्टी चाहिए तो मैं बस छुट्टी लेता हूँ घर, बस अभी जो है ऑफ है मेरा। जब टाइम निकालना है तब टाइम निकाल के जाता हूँ। अभी टाइम निकालना था, अभी आ गया, इनके साथ बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये सब प्लस पॉइंट लग रहा है। और ये भी नहीं है कि महीने में आएगी लास्ट मंथ में और क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़े। कोई क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है अभी भी। ठीक है, एक छोटा सा भी लोन नहीं है बाहर का। पैसा रोज आता है, रोज जाता है, कुछ जितना निकालना उतना मैं निकाल लेता हूँ उसमें से। तो ये प्लस पॉइंट है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो और मेरा इंडिया आगे बढ़े। और अभी आपको पता नहीं, अभी आपको नॉलेज नहीं होगा शायद कि बहुत जो फिनिशिंग में अच्छे कपड़े दिखते हैं वो सब चाइना से आते हैं। तो मेरा ये मोटिव है कि चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से एकदम लॉस्ट हो जाएं और इंडियन प्रोडक्ट्स चलते रहें। मेक इन इंडिया हो जाए, रियल में मेक इन इंडिया हो जाए। ये मतलब ऊपर ऊपर से दिखावा ना हो और यूथ ये सोचे कि हाँ हम यहाँ प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ का आदमी तो यहाँ का प्रोडक्ट खरीदे ही, बाहर का आदमी भी यहाँ का प्रोडक्ट खरीदे। जैसे वेस्ट इंडीज में इंडिया से ही एक एक्सपोर्ट मतलब ऐसे शुरुआत हुई है धीरे धीरे। एक दोस्त वहाँ पे रहता हुआ है और उसके थ्रू वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो वेस्ट इंडीज और भी बाहर जो है चाइना फैला पड़ा है, वहाँ पे मैं सोचता हूँ कैसे भी इंडिया अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विमल जी जैसे आप यूथ का वर्ड यूज करें, यूथ हमारी ये चीज़ करते हैं। यहाँ पे यूथ तो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसमें 10 साल बर्बाद कर रही है, सीए की तैयारी कर रही है, उसमें 8-9 साल बर्बाद कर रही है। तो यूथ कहाँ से लेके आया जाए, कैसे माइंडसेट को चेंज करा जाए? मेरी समझ से कि आप अपनी कैपेसिटी देख लो कि यूपीएससी के लायक हो या नहीं हो। खाली टाइम आजमाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा भी ये था कि हाँ एक बार यूपीएससी दे के देखते हैं, लेकिन हमें पता था कि मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है। और ऑलरेडी देखो यूपीएससी करने के लिए कमी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बहुत लोग हैं और सीट वहाँ पे 1000 है और इतना उससे तो ज़्यादा % चांस है यहाँ पे आप प्रोडक्शन करो। और एक्चुअली वो सोचते हैं कि हम जो है देश की सेवा करेंगे। वो देश के सेवक रियल में बिजनेसमैन भी देश का सेवक है। ठीक है, और जो है यूथ को थोड़ा सा मूव इधर करना चाहिए बिजनेस की तरफ, प्रोडक्शन में ज़्यादा आना चाहिए। दूसरा, जैसे आप मोटिवेट होते हो किसी से तो ये नहीं कि हाँ वो ये काम कर रहा है तो उसी काम में प्रॉफिट नहीं। आप अपना नया काम सर्च करो और नई शुरुआत करो। किसी को कॉपी मत करो, किसी को भी, किसी भी चीज में ना नाम से कॉपी करो। ट्रेडमार्क लेना है तो कॉपी मत करो, बिल्कुल सिमिलरिटी भी ना दिखे, बिल्कुल अपना नया काम करो। ठीक है, जैसे बताया कि यूथ जो है इधर सोचना चाहिए, लेकिन जब हाँ। कब जैसे कोई आता है बच्चा तो कब आता है 18-19 या 20 साल का एज होता है। 20 साल में उसको समझ में नहीं आता है, उसको हमें दिखाया जाता है कि ये पावर देखो, ये पैसा देखो।
हाँ तो 20 साल में तो आता है तैयारी करने के लिए, कब उसका एज 30 चला जाता है, कब 32 चला, पता ही नहीं चलता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए बच्चे को। देखो कम से कम एटलीस्ट 22-23 एज तक तो उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज ही नहीं होगा, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे ढंग से, किसी से बोल नहीं पाओगे, ठीक है। तरह तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं, आप समझ नहीं पाओगे। कौन आपको बेवकूफ़ किस तरह से बना रहा है, आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको रूल्स रेगुलेशंस और कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में बिजनेस में, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम आपको बढ़िया से प्रॉपर आना चाहिए। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ाई भी आपकी ज़रूरी है। कम से कम 23-24 साल तक आप पढ़ाई करो। और आप ये देखो कि अगर 23-24 की एज में आपका नहीं कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत स्विच करना चाहिए। और आप सीरियसली थोड़ा सा बात लेके कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से कुछ सोर्स निकालना है कि अब हम कुछ अपना काम करेंगे या कुछ भी कहीं पे सेट होंगे। उसके बाद पढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी क्या कि बहुत बड़ा पूरा अंपायर समझ लो बना रखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, कि बच्चों को इतना ज़्यादा ही मोटिवेट कर देना कि नहीं पढ़ाई ही सब कुछ है, जीवन यही है। तो आप ये समझ लो जैसे कोई भी कि अटेम्प्ट कहीं पे अनलिमिटेड है तो आपकी लाइफ लिमिटेड है, ठीक है, और आपकी एज बहुत लिमिटेड है। आप उस एज के अंदर अंदर सब कुछ करो। तो विमल भाई, जैसे कि मान लो आपके जैसे कोई हमारे दर्शक लोग चाहें, मतलब आपके जैसे स्टार्ट करना अपना बिजनेस, तो क्या टिप्स दोगे? सबसे पहले क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसे कैसे फंड, थोड़ा बहुत बता पाओ तो। देखो बिजनेस जो है बिना पैसे के भी चल जाएगा और कभी भी कोई ट्रांजेक्शन पैसे की वजह से नहीं रुकती है, ये रियलिटी है। बस भगवान पे भरोसा रखो और आप कहीं ना कहीं से एक शुरुआत करो। जब शुरुआत करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे। और एक आइडिया, बढ़िया आइडिया लो, ये नहीं कि हाँ कोई बेकार आइडिया ले लिया और नहीं हो रहा है कुछ भी, उसमें दिख भी नहीं रहा कुछ, फिर भी करते जा रहे हैं। बढ़िया आइडिया लो, अपने आप को एनालाइज करो कि पढ़ाई में अगर बढ़िया हो रहा है तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखो। अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता है कि हम पास हो समय होना नहीं है और टाइम वेस्ट होगा हमारा, और क्लियर ये दिख रहा है 90% चांस है कि आपका कुछ होना नहीं है, तो आपको वापस आ जाना चाहिए। छोटा काम स्टार्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अपनी शॉप स्टार्ट करो, कुछ भी करो, छोटा सा काम करो, करते रहो बस। तो हमारे दर्शकों को बताइए आपका कहाँ पे सेटअप है, फैक्ट्री कहाँ है? हमारा अभी तो ऑफिस लक्ष्मी नगर में ही है और फैक्ट्री गांधीनगर में इंस्टॉल्ड है। सब कुछ वहाँ पूरा सेटअप बना हुआ है। जैसे बताया आपने गांधीनगर, तो मैंने पढ़ा हुआ है कहीं कि गांधीनगर एशिया के टॉप क्लोथिंग मार्केट में आता है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट वहीं दिल्ली, मतलब दिल्ली के गांधीनगर में। कोई चाहता है स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट करना है, थोड़ा सा आप जरूर हेल्प कर देना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि हमारे माध्यम से किसी का अगर अच्छाई हो तो मैं हमेशा चाहेंगे। कोई दिक्कत तो बहुत बहुत अच्छा लगा विमल भाई हमारे पॉडकास्ट शो में आने के लिए। ताकि अगर जो प्रॉब्लम आप फेस किए हो आने वाले यूथ, हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैंने फेस किया और अभी मतलब उसके बाद हमें काम करने में मज़ा आया। मज़े में काम किया, को मेहनत बहुत की लेकिन सब मज़ा आ रहा था मेहनत करने में, बस ये था। चलिए कोई नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और फिर ऐसे ही आपको बुलाएंगे, एक बार फिर से बुलाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और दिल से शुक्रिया आपको। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, नए नए आइडिया के साथ आते रहेंगे दोस्तों।